Hello everyone, this is Abhinav Bansal again with you all. Hope you are getting all the information regarding your last lectures as well as you are studying them with a great effort. जैसा कि लास्ट लेक्चर्स हम 3 लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हमने एक में स्टेम के बारे में जाना, एक में रूट के बारे में जाना, क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं जो कि बेस्ड हैं स्टेम और रूट पर। हो सकता है आपको कुछ टॉपिक्स में डाउट हो तो मैं बार बार कहूँगा कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट है वो जाकर पूछें, वहाँ पर कमेंट करें। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पर लिख दें, आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। जैसे कि आज चौथा लेक्चर है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीफ का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली लीफ के बारे में आपको एक छोटी सी बात ये पता होनी चाहिए कि लीफ इज दैट मेन पार्ट ऑफ द प्लांट विच टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर ये कह सकते हैं कि ये प्लांट का वो पार्ट है जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए एज वेल एज हमारे लिए। क्यों? अगर हम बात करते हैं कि हमारा मेन फूड का सोर्स क्या है तो हमें पता है कि प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस। और अगर हम बात करते हैं कि प्लांट के लिए क्या है फूड का सोर्स बनाने का, तो वो हमारा क्या है, लीफ है। और लीफ के अंदर ही कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड पिगमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि इस प्रोसेस को कैरी आउट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आज हम लोग लीफ के बारे में जानेंगे, लीफ का स्ट्रक्चर जानेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है मेन लीफ का। उसके बाद इंपॉर्टेंट पोर्शन एक छोटा सा टॉपिक इसमें और ऐड करेंगे, वेनेशन, जो कि हम देखेंगे कि भाई लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, लीफ पर वीन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। ये सारी चीज़ें हमने इस पोर्शन में जाननी है। लीफ को हम 2 लेक्चर में डिवाइड कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ स्ट्रक्चर जानेंगे, थोड़ा फंक्शंस जानेंगे, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हम लीफ के बारे में जानेंगे। बट जैसे ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा दैट इज लेक्चर नंबर 5, तो उसमें हम मॉडिफिकेशंस जानेंगे, लीफ का टाइप्स जानेंगे और फाइलोटेक्सी जानेंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा क्लियर, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखा है लीफ का, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए तो पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आपको समझा देता हूँ। दिस इज द मेन ब्रांच जिस पर लीफ अराइज हो रही है। ये हमारी मेन ब्रांच है जिसके ऊपर लीफ अराइज हो रही है। ये इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है दिस इज अ कंप्लीट लीफ, ये पूरी एक कंप्लीट लीफ है। इसमें अगर हम मेन पार्ट्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 बेसिक मेन पार्ट्स, जिसमें मैंने आपसे कहा एक तो ये लीफ बेस, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लीफ बेस मैंने लिख रखा है। लीफ बेस मतलब वो पोर्शन जो कि लीफ को अटैच कराने में मदद कराता है किसी भी ब्रांच से। दूसरा मेन पोर्शन यहाँ पर पेटियोल आता है। तो ये जो पोर्शन आप दिख रहे हैं ये वाला पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हमारा पेटियोल है। और ये पूरा पोर्शन जो तीसरा आपको दिख रहा है दैट इज दिस वन, दिस इज आर लेमाइना, या फिर हम इसको लीफ ब्लेड भी बोल देते हैं। क्लियर? उसके बाद ये जो सेंटर से मेन वीन रन हो रही है दिस इज द मिडरिब, इससे जो अराइज हो रही है ये वीन्स हैं। और वीन्स से भी जो टर्शरी ब्रांचिंग हो रही है दैट इज वीनलेट्स। ये क्या कहलाती हैं आपकी? वीनलेट्स कहलाती हैं। यहाँ पर 2 छोटी छोटी लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्टिप्यूल्स बोल देते हैं। ऐसा कोई मेजर फंक्शन इनका है नहीं बट कभी कभी प्रोटेक्शन में मदद कर देता है। उसके बाद एक्सिलरी बड, आपको कल बता ही दिया था कि वो बड जो लीफ के एक्सिल में अराइज होती है वो क्या कहलाती है? एक्सिलरी बड कहलाती है। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सिलरी बड हो गई। ये बेसिक सा डायग्राम मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। फिर भी एक बार मैं आपको डायरेक्ट लीफ के मदद से एक छोटी सी बात बता देता हूं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। अगर आपको दिख रहा है तो ये लीफ में यहां से यहां तक का पूरा पोर्शन जो है ये आपका क्या है? लेमाइना है। पूरा पोर्शन क्या है? लेमाइना है। उसके बाद लीफ ब्लेड भी बोल देते हैं हम इसको। उसके बाद हम यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं ये आपको दिख रहा है, ये elongated पोर्शन, दिस इज पेटियोल। और यहाँ पर जहां से अटैच थी लीफ दिस इज द पोर्शन ऑफ लीफ बेस। अगर मिडरिप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिडरिप दिख रही है, ये सेंटर से पास हो रही है। दिखा देता हूं मैं एक बार, ये वाली दिस इज मिडरिब। और यहां से जो ब्रांचिंग हो रही है दिस इज वीन्स। क्लियर? और ये हमारा लीफ है और ये लीफ का हमारा एपेक्स है दैट इज पॉइंट। अभी दोबारा मैं इसको उठाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा। बट अब लीफ के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए पहले से ही लिख रखे हैं जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको अपने रफ नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स मिल जाएं। डायरेक्ट एनसीईआरटी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, अलग से कुछ नहीं इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ एनसीईआरटी फोकस है। एनसीईआरटी इसके जब इसको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा एनसीईआरटी टोटल, क्योंकि वहीं से लाइनें उठाई गई हैं। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर उठाकर इनको 1 by 1 क्लियर कर रहा हूँ। दैट इज सबसे पहला पॉइंट आपका कहता है
लेटरल एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, तो हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है कि लीफ हमारे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लेटरल होते हैं और फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, बट कभी कभी सिलेंड्रिकल भी हो जाती है लीफ क्योंकि वो फोल्डिंग दिखा देती है, बट मोस्टली हमें देखने के लिए मिलता है कि लीव्स आर लेटरल एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि डेवलप्स एट नोड, बार बार बता रहा हूँ, ये ब्रांच है, ये नोड आ गई तो यहीं से लीफ अराइज होगी, पहले भी बता चुका हूँ कि ये नोड है आपकी और यहीं से लीफ का अराइजमेंट होगा, ये आ गई आपकी लीफ, ठीक है, यहीं से राइज हो जाएगी लीफ क्योंकि ये नोड है और लीफ आपकी यहीं से राइज होगी, ये मिडरिब आ जाएगी लीफ की, अभी दोबारा बताऊंगा इसको। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, बियर्स अ बड इन इट्स एक्सेल, डायग्राम में मैं पहले ही दिखा चुका हूं, फिर भी आपको एक बार बता देता हूं कि यहां पर एक बड पाई जाती है जिसको हम एक्सिलरी बड बोलते हैं, पहले ही बार बार रिपीट करा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में। उसके बाद डेवलप्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, अब ये आपके लिए 2-3 नई टर्म आई है, इन नई टर्म को क्लियर कर लेते हैं कि शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है। तो बेसिक सी बात ये समझिए कि जब प्लिम्यूल से किसी भी शूट का या रेडिकल से किसी भी रूट का अराइज होना शुरू होता है तो देयर इज अ ग्रोइंग पॉइंट जिसे हम एपिकल पॉइंट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिकल पॉइंट, और ये हमारा हो गया शूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर हम शूट की बात कर रहे हैं, बट अगर यहीं पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रूट की बात कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ पोजीशन में आ जाएगा, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो जितना भी लीफ है वो हमेशा किससे राइज होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम से। याद रखिएगा कि जब कोई भी ग्रोथ कर रहा है प्लांट तो वो क्या करता है, वहां पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी छोड़ता चलता है। ये आपको, ये जो कंडीशन है, ये डायग्राम आपने कहीं देखा होगा, ये वाली कंडीशन, ये छोड़कर चला है थोड़े से सेल्स, जिससे कि आगे चल के यही सेल्स, यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स किसी भी लीफ का अराइज करा सके। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो एपिकल स्ट्रक्चर है, जो फाइनली किसी लीफ का अराइजमेंट करा रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोल रहे हैं, शूट एपिकल, शूट मतलब शूट दैट इज स्टेम, और एपिकल मतलब जो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। तो इसका मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम वो पॉइंट है जो कि कुछ सेल्स को बिहाइंड छोड़ता हुआ चलता है, और वही सेल्स हमारे बड बनाते हैं, और वही बड आगे चल के लीफ बनाती है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके लिए थोड़ा सा नया टर्म एक और आता है, दैट इज एक्रोपेटल ऑर्डर में लीफ का ग्रोथ होता है। और एक्रोपेटल ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास देखिए 2 टाइप के ऑर्डर आते हैं, एक तो एक्रोपेटल और एक बेसीपेटल। अभी क्लियर कर देता हूं आपको दोनों। ये पहला आता है एक्रोपेटल और दूसरा आता है बेसीपेटल। ये आपको आगे भी पढ़ने के लिए मिलेगा फ्लावर्स के केस में। देखिए एक्रोपेटल में क्या है, मैंने कहा ये आपकी ब्रांच है, तो पहले पत्ती नीचे आएगी, फिर पत्ती ऊपर आएगी। क्लियर, तो नीचे ओल्ड पत्ती, पुरानी पत्ती, और ऊपर न्यू पत्ती मतलब न्यू लीफ। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन। क्या कहलाता है, एक्रोपेटल सक्सेशन। इसका रिवर्स कर दीजिए, दैट इज बेसीपेटल सक्सेशन। क्या, सबसे पहले ऊपर आना, मतलब ऊपर सबसे पहले आएगा तो सबसे पुराना हो जाएगा, और उसके बाद नीचे आना, दैट इज न्यू, मतलब पुराना ऊपर और नया नीचे, मतलब जो मैच्योर हो चुका है वो पहले ऊपर और उसके बाद नीचे। इस टाइप के सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, बेसीपेटल सक्सेशन। ये ज्यादातर फ्लावर्स के केस में देखने के लिए मिलता है, बट अभी हम बात कर रहे हैं लीव्स की, तो लीफ में हमेशा हमें ज्यादातर क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्रोपेटल ऑर्डर में ही ग्रोथ करती है लीव्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट इज हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ये तो मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने के तभी बताया था कि जितनी भी लीव्स होती हैं वो हमेशा एक मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, क्या, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस ही वो मेन फंक्शन है जो कि लाइफ को सरवाइव कराने में मदद करा रहा है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर से एक बार बता देता हूं, लेटरल एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ज्यादातर फ्लैट होता है, लेटरली ग्रोथ करता है। लेटरल मतलब ये वाली पोजीशन, ये वाली, कि अगर हमारा, बता देता हूं मैं लेटरल पोजीशन, अगर ये मेन ग्रोइंग ब्रांच है, ये मेन ग्रोइंग ब्रांच है, तो इससे ये पोजीशन जो ग्रोथ हो रही है लेटरल पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है, लेटरल पोजीशन होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेवलप्स एट नोड, ये भी बता चुका हूं लीफ के बारे में, बड बियर करती है अपने एक्सेल में। उसके बाद डेवलप्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, एक्रोपेटल ऑर्डर है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू द लीफ। आगे बढ़ते हैं, मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि 3 मेन पार्ट होते हैं लीफ के। कितने मेन पार्ट होते हैं, 3 मेन पार्ट। तो उन 3 मेन पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज लीफ बेस। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज हाइपोपोडियम। एक बार थोड़ा जूम करके मैं आपको लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो।
दूसरा नाम है हाइपोपोडियम, दैट इज लीफ बेस का। पेटियोल की बात करते हैं तो दूसरा नाम है मीजोपोडियम, मीजोपोडियम। और लेमाइना की बात करते हैं दैट इज एपीपोडियम। ये दूसरे नाम है, इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार अराइज हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये तीनों नाम बता दिए हैं। लिख लीजिएगा आप अपने नोट्स में इनको, थोड़ा वीडियो को पॉज करके। दैट इज लीफ बेस इज ऑल्सो नोन एज हाइपोपोडियम, पेटियोल इज ऑल्सो नोन एज मीजोपोडियम एंड लेमाइना इज ऑल्सो नोन एज एपीपोडियम। तो यहाँ पर आपको मैंने तीन इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। और ये बियर्स टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल, सबसे शुरू में ही बता चुका हूँ कि दो लेटरल स्ट्रक्चर अपने ऊपर बियर करती हैं कोई भी लीफ, और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द लीफ। ये अभी हमने बेसिक सी चीज़ें जानी है। अगर यहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। फिर भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी है बहुत शॉर्ट में बताने की, जिससे कि आप किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा जल्दी कवर कर पाएँ, क्योंकि अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग बताएं, वन लाइन टू लाइन पढ़कर बताएं। तो ये शॉर्ट नोट्स का प्रिपरेशन है, पॉइंट वाइज है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, एकदम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये मेन पार्ट्स आपके लीफ के खत्म होते हैं यहाँ पर। अब आगे कुछ इसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसको जानते हैं। चलिए, लीफ से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पोर्शन आते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पहले मैं आपको उसको रीड करके बता देता हूँ, फिर मैं उसको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होलली। देखिए क्या कह रहा है कि हमें मोनोकॉट्स के केस में क्या देखने के लिए मिलता है। मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ कि ये मैंने एक मोनोकॉट का डायग्राम बनाया जिसे मैं कह रहा हूँ शुगर केन। आप इसको देख भी सकते हैं क्योंकि मोस्टली सबके आसपास ये पाया जाता है। जो हमारे आसपास विलेज रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो इसको आराम से देख सकते हैं। तो ये मैंने कहा नोट्स है। अब लीफ तो नोट से ही राइज होती है। तो क्या देखने के लिए मिलता है कि जो लीफ बेस होता है, जो लीफ बेस होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, और एक्सपेंड होने के बाद यहाँ पर एक शीत बना लेता है। क्या बना लेता है, शीत बना लेता है, जो कि हमारे मेन स्टेम को कवर कर देती है। आपने काफी बार देखा भी होगा कि जो शुगर केन में जो लीफ होती है, आप उसको लीफ समझते हैं बट वो लीफ बेस होता है जो पूरा इस पॉइंट पर सर्कुलर अपने आप को जमा लेता है और इसको पूरी स्टेम को कवर कर लेता है, पूरे स्टेम को कवर कर लेता है। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है। तो आप याद रखेंगे वो कौन से प्लांट्स हैं, वो आपके मोनोकॉट्स हैं। कौन से प्लांट्स हैं, मोनोकॉट्स हैं, जिनके अंदर लीफ बेस क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होना मतलब फैल जाना, और फैलने के बाद किसी भी स्टेम को कवर कर लेना। कवर कर लेना मैं एक बार आपको थोड़ा सा यहाँ पर रफली एक बार समझा देता हूँ इसकी मदद से। इफ सपोज दिस इज अ शुगर केन और ये आपकी लीफ है, तो ये इसको ऐसे कवर कर लेगी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसने इसको ऐसे कवर कर लिया, तो ये समझ लीजिए लीफ बेस ने इसको एक्सपेंड होके शीत बना ली है, शीत बना ली है। आपको समझ आ रहा होगा अभी शुगर केन को देख के। आप शुगर केन देखिएगा, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के समझाने के लिए आपको बता दिया कि यहाँ पर ऐसे कवरिंग हो जाती है, जिसको हम बोल रहे हैं मोनोकॉट्स के केस में। दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा इन सम लेग्यूमिनस प्लांट। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं। तो लेग्यूमिनेसी हमारी एक फैमिली होती है प्लांट्स की, जिसमें हमारी ज्यादातर पल्सेस वाले प्लांट्स आ जाते हैं। पल्सेस मतलब दाल जो आप खाते हैं घर पे, वो पल्स कहलाती है। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में हमारी ज्यादातर पल्सेस वाले फैमिली आ जाती है। तो इन प्लांट्स में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आपका लीफ बेस होता है, सपोज मैंने कहा ये मेन ब्रांच है, इसके बाद ये आपका पेटियोल है, यहां से लीफ अराइज होगी। क्लियर। तो जो लीफ बेस होगा वो स्वेल हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्वेल हो जाता है। स्वेल मतलब फूल जाना, और ये फूल जाता है, और इस कंडीशन में ये कहलाता है आपका पल्विनस। क्या कहलाता है, पल्विनस। क्लियर। कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है पल्वाइनस का, बट थोड़ा सा एक यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि पल्वाइनस के अंदर वाटर स्टोरेज होता है, और ये प्लांट की थोड़ी मूवमेंट में, लीफ की फोल्डिंग में, या फिर मिमोसा पुटिका आपने सुना होगा, छुई मुई का प्लांट होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत ये रोल प्ले करता है पल्वाइनस। पल्वाइनस में वाटर स्टोर होता है, और ये वाटर को बाहर निकाल कर प्लांट की पोजीशन, प्लांट कह रहा हूँ सॉरी, लीफ की पोजीशन में थोड़ा बहुत चेंज लाता है। क्लियर। तो ये बेसिक आपका समझ में आ गया। टोटल मैंने एनसीईआरटी वाली चीजें बता रहा हूँ, कुछ बाहर नहीं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस ऑफ
पेटियोल, तो पेटियोल अभी मैंने डायग्राम में बताया था, फिर से लीफ दिखा रहा हूं आपको। ये वाला जो है ये पोर्शन आपका क्या कहला रहा है, पेटियोल कहला रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, होल्ड द ब्लेड टू लाइट। अब मान लीजिए मैं ये आपसे कह रहा हूं, ये लीफ है और इस लीफ में आपको क्या दिख रहा है, पेटियोल ने इस लीफ की ऐसी पोजीशन बना रखी है कि लाइट की जो रेज है वो इस पर डायरेक्ट पड़ रही है, जो लाइट की रेज है वो इस पर डायरेक्ट पड़ रही है। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि होल्ड द ब्लेड टू लाइट, मतलब ये क्या कर रहा है पेटियोल, कि जो हमारा लीफ ब्लेड है, लमाइना है, इसको लाइट के सामने होल्ड कर रहा है, जिससे कि इस पर अच्छे से लाइट पड़ सके। और जब लाइट पड़ेगी भैया तभी तो लाइट आएगी, और लाइट जब आएगी तो एनर्जी आएगी। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस इज नथिंग अदर देन कन्वर्जन ऑफ सन एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आता है, अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। अब ये भैया पेटियोल यहां पर हमने होल्ड कर रखा है और पेटियोल क्या कर रहा है, इसको ये हिला रहा है, फ्लटर कर रही है विंड में, फ्लटर कर रही है मतलब हिल रही है। अगर ये नहीं होती, इसका डायरेक्ट अटैचमेंट होता, हो सकता है ये हवा में ना हिल पाती। तो ये आपने पढ़ा भी होगा या शायद आगे पढ़ेंगे कि ये जो पेटियोल होता है इसके अंदर कॉलन कायमा पाया जाता है। कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कॉलन कायमा। और कॉलन कायमा ही इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है जिससे कि लीफ फ्लटर कर सके। ये फ्लटरिंग करा रहा हूं मैं, क्या करता है, फ्लटर, ठीक है। अब ये जो फ्लटर कर रहा है, इससे क्या होता है कि जो लीफ का सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा कूल हो जाता है, और कूल होने की वजह से, या फिर ये कह सकते हैं फ्लटरिंग की वजह से, हर एंगल से यहाँ पर फ्रेश एयर आ सकती है और गैसेस का एक्सचेंज बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। तो ये दूसरा फंक्शन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको लीफ का मिल जाता है, दैट इज फ्लटर। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, पेटियोल के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज लेमाइना। लेमाइना आपको पहले ही बता चुका हूं, लीफ ब्लेड को बोलते हैं लेमाइना। तो इसका क्या फंक्शन है, इट बियर्स वीन्स एंड वीनलेट्स। ये मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दिया था कि अगर मैं फिर से एक बार छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, आपको बार बार डायग्रामेटिक स्टडी करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जिसमें आप डायग्राम के बिना किसी चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। तो मैंने कहा ये लीफ है आपका, और ये आ गया आपका मिडरिब। ये क्या चीज़ आ गई, मिडरिब। तो ये वीन्स आ गई, और ये जो यहाँ से अराइज होंगी ये वीनलेट्स, ये वीनलेट्स, ये वीन है, यहाँ से वीन लेटराइज हो रही है, वीन है, यहाँ से वीन लेटराइज हो रही है। क्लियर। तो यहाँ तक आपको, जहाँ तक मुझे समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर लेमाइना का क्या मेन फंक्शन है, वीन्स और वीनलेट्स को अपने ऊपर बियर करना। और जो मिड रिब होती है, ये हमारी जो मेन सबसे बड़ी दिखने वाली, मतलब जो प्रोमिनेंट है, जो आपको ज्यादा दिख रही है, दैट इज मिड रिब। ये क्या कहलाती है, मिड रिब कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वीन्स प्रोवाइड रिजिडिटी एंड एक्ट एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। क्या कि अगर इस लीफ में ये मिड रिब या फिर इसका नेटवर्क नहीं होता तो ये इतनी ज्यादा रिजिड नहीं हो पाती कि पेटियोल इसको होल्ड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में अगर बोन्स नहीं हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी और वो सीधे से इरेक्ट पोजीशन में खड़ी भी नहीं हो पाएगी। तो सेम कंडीशन लीफ के साथ है कि इसके अंदर जो रिजिडिटी, ठोसपन जो प्रोवाइड कराएगा वो कौन कराएगा, मिडरिब और वीन्स कराएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनका मेन फंक्शन होता है वाटर, फूड और एनर्जी या मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराना। मैंने कहा जब ये लीफ है तो यहां से पानी ट्रेवल होके आया जाइलम के थ्रू, और इसके थ्रू पूरी लीफ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वाटर यहाँ पर लीफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लीफ में अगर वाटर नहीं होगा तो भैया फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट होती है, तीन रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता ही होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द अदर इंपॉर्टेंट थिंग जो मेन है आपकी सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर आपको वाटर मिलेगा कहाँ से, सॉइल से, तो सॉइल से नीचे से आएगा, तो ये आपकी मिडरिब के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो फूड में, वो लीफ में जो फूड का प्रिपरेशन होगा वो भी आपके मिडरिब या वीन्स के थ्रू ही वापस प्लांट्स में जाएगा। क्लियर। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है। लास्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं कि जो हमारी लीव्स होती है वो मल्टीपल टाइप्स की होती है, और मल्टीपल टाइप्स जो होता है लीव्स का वो किस पे डिपेंड करता है कि लीफ का शेप कैसा है। तो ये आपको शेप दिख रहा है लीफ का, एक हर पत्ती ऐसी नहीं होती, आपको भी पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो एपेक्स होता है, हर पत्ती में एपेक्स ऐसा नहीं होता पॉइंटेड, कहीं पर ब्लंट भी होता है, सर्कुलर भी होता है। तो तीसरा सरफेस, भाई इस लीफ का सरफेस कैसा है, स्मूथ है, किसी का रफ भी होता है, किसी का बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है जिसके ऊपर आपकी लेयर होती है, बहुत ज़्यादा स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होती है। और इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ से एक चीज़ हम नोटिस करते हैं कि ये लीफ अंदर की तरफ कितना इंसाइज्ड है। इसको ध्यान से देखिएगा कि लीफ कितना अंदर की तरफ इंसाइज्ड है। ये इसको हम इंसीजन बोलते हैं। इस लीफ में तो बिल्कुल भी इंसीजन नहीं है।
तो इस बेस पर भी हम ये कह सकते हैं कि लीफ के टाइप हम डिसाइड कर सकते हैं जो हम इन सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन सीजन बनाते हैं। क्लियर? तो ये आपका लीफ का पोर्शन मेनली हमारा कवर अप हो जाता है। फिर से एक बार छोटा सा आपको रफ आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर कि मोनोकॉट्स में हमने सबसे शुरू में जाना कि लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है और एक्सपेंड होने के बाद आपका किस में पाया जाता है? मोनोकॉट्स में। दूसरा लेग्यूमिनस प्लांट्स में पल्विनस बनता है जो कि आपका स्वेलन लीफ बेस हो जाता है। उसके बाद आपको बताया मैंने फंक्शंस ऑफ पेटियोल, ब्लेड को लाइट की तरफ होल्ड करके रखना, और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन था लीफ ब्लेड को फ्लटर कराना विंड में, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है। उसके बाद कूलिंग हो जाती है जिसकी वजह से ब्रिंग फ्रेश एयर, मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर है वो आती है जिससे कि अच्छे से एयर मिल सके, लीफ को CO2 ज़्यादा अवेलेबल हो सके। और उसके बाद ये बेसिक सी चीज़ें हैं, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें वीडियो में हम और कवर करेंगे, दैट इज़ वेनेशन। ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे हैं वीडियो को, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ आर दिस वीडियो। इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है क्योंकि अगर हम पूरा लीफ को इसमें कवर करना चाहें तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है विजिबल करने में। तो नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज वेनेशन। तो देखिए वेनेशन क्या होता है कि जो वीन्स हैं या वीनलेट्स हैं वो किस पैटर्न में अरेंज हो रखी है लीफ के ऊपर, उस पैटर्न के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। कि कैसे एक लीफ के ऊपर या लेमाइना के ऊपर अरेंजमेंट हो रखा है वीन्स का या वीनलेट्स का। तो आपकी यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है? द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स इन द लेमाइना इज टर्म्ड एज वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इफ दिस इज अ लीफ, तो लीफ पर ये जो मिडरिब है इसके रिस्पेक्ट में ये वीन्स कैसे अरेंज हो रही हैं, किस पैटर्न में अरेंज हो रही हैं, ये पैटर्न ही आपको बताने वाला है वेनेशन के बारे में। तो दो टाइप का वेनेशन होता है आपका। सबसे पहला आता है रेटिक्यूलेट और दूसरा आता है पैरेलल। पैरेलल आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें कोई चीज पैरेलल होने वाली है, और रेटिकुलेट भी नाम से पता चल रहा होगा। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क, जाल। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप का आपका वेनेशन होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। तो आपको बेसिक सी बात मैं फिर से लीफ का डायग्राम या लीफ को दिखा के बता रहा हूं कि इस लीफ में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो मिडरिब है, उसके बाद मिडरिब के बाद आप क्या देख रहे हैं कि जो नेटवर्क बन रहा है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, कि ये जो वीन्स हैं ये एक पूरा नेटवर्क बना रही हैं या फिर जाल बना रही हैं। क्या बना रही है? एक जाल बना रही है। कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, एक जाला सा बना हुआ है। और इसी टाइप के वीन्स के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहलाता है? रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डायग्राम में, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। कौन सा वेनेशन हो जाएगा? ये रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि रेटिकुलेट वेनेशन में क्या बताया मैंने आपको? नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ दूसरा आता है पैरेलल वेनेशन, जिसमें वीन्स क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो जाती हैं। मेरे पास लीफ तो नहीं है बट फिर भी मैं आपको एक लीफ बना के डायग्राम बता देता हूँ, समझा देता हूँ। अगर ये कंडीशन है, जितना भी वीन्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, तो ये आपका बनाता है कौन सा? पैरेलल वेनेशन। तो आप याद रखिएगा कि रेटिकुलेट वेनेशन ज्यादातर पाया जाता है किसके केस में? डाइकॉट्स के। और पैरेलल वेनेशन ज्यादातर पाया जाता है आपका मोनोकॉट्स के केस में। डाइकॉट्स मतलब डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स जिनके सीड में दो कॉटिलेडन पाए जाते हैं, और पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में मतलब मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट्स जिनके सीड के अंदर एक ही कॉटिलेडन पाया जा रहा है। जैसे कि आपका मेज हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ये क्या कहलाते हैं? मोनोकॉट्स कहलाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन मैंने आपको समझा दिया, नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। पैरेलल वेनेशन मैंने आपको फिर से बता दिया है कि वीन सारी पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल वेनेशन फिर से यहाँ पर तीन टाइप का हमारा सबसे पहला आता है पैरेलल पिन्नेट या फिर यूनिको स्टेट। मैं आपको डायग्राम की मदद से बता रहा हूँ। यूनिको स्टेट में क्या कंडीशन देखने के लिए मिलती है, ध्यान से समझिएगा इसको। एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये कंडीशन जहाँ आपको देखने के लिए मिलती है। दिस इज यूनिको स्टेट टाइप ऑफ पैरेलल वेनेशन। कौन सा है? यूनिको स्टेट। कौन सा है? यूनिको स्टेट। आई बात समझ में? कौन सा है? यूनिको स्टेट। क्लियर? यूनिको स्टेट है या फिर पैरेलल पिन्नेट, दूसरा नाम है इसका पैरेलल पिन्नेट। दूसरी वैरायटी आती है आपकी पैरेलल पामेट। पैरेलल पामेट में क्या होता है कि एक ही पॉइंट से
एक ही पॉइंट से जितनी भी आपकी मीनलेट्स होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं और एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। ये डाइवर्ज हो रहा है, देखिए कोई प्रॉपर नेटवर्क नहीं बना रही है। ये मैंने कहा है लीफ का स्ट्रक्चर है, तो ये कैसी हो रही है, एक दूसरे के साथ डाइवर्ज हो रही है कॉमन पॉइंट से, तो इसलिए हम इसका दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जेंट पैरेलल वेनेशन या फिर पैरेलल पामेट। तीसरा आता है पैरेलल पिन्नेट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में जैसे ये डायग्राम मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। कन्वर्जेंट में क्या देखने के लिए मिलता है कि अगर यहाँ से अराइज हो रही है तो इस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज मतलब मिल जाएंगी। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो कन्वर्ज और डाइवर्ज का टर्म बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, इवोल्यूशन में पढ़ा होगा, 12th क्लास जो पढ़ चुके हैं। जो 11th क्लास वाले उनको फिर से बता देता हूँ एक बार। कन्वर्ज मतलब किसी कॉमन पॉइंट पर आकर मिलना, दिस इज कन्वर्ज। यहां से शुरू हुआ और यहां आकर मिल गए, तो ये क्या कह रहा है, कन्वर्ज। और डाइवर्ज मतलब फैलना, एक कॉमन पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट होना, तो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज डाइवर्जेंट। ये क्या कहला रहा है आपका, डाइवर्जेंट, और ये क्या कहला रहा है, कन्वर्जेंट। क्लियर। तो यहाँ पर आपका ये 3 टाइप के होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन में एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया ज्यादातर किस में पाया जा रहा है, डाइकॉट्स में। किस में पाया जा रहा है, डाइकॉट्स में। और पैरेलल वेनेशन ज्यादातर किस में पाया जा रहा है, मोनोकॉट्स में। बट एज वी ऑल नो दैट ऑलवेज देयर आर एक्सेप्शंस। भाई एक्सेप्शनल केसेस तो सब जगह पाए जाते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, या आपकी लाइफ हो, या आपके फ्रेंड्स हो। हमारे फ्रेंड सर्किल में भी एक ना एक एक्सेप्शनल केस पाया जाता है, आप सबको भी पता है। तो यहाँ पर एक्सेप्शंस मोनोकॉट्स के हमारे पास 3 है, दैट इज सबसे पहला स्माइलेक्स प्लांट, उसके बाद डायोस्कोरिया, और तीसरा आता है एलोकेसिया। ये 3 हमारे एक्सेप्शन है जो मोनोकॉट है फिर भी रेटिकुलेट वेनेशन दिखाते हैं। और पैरेलल वेनेशन ऐसा डाइकॉट जो पैरेलल वेनेशन दिखाता है, दैट इज कॉरिम्बियम। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो एक्सेप्शनल केसेस वाले होते हैं। तो फाइनली वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं हुई है। इसको अच्छे से देखिएगा, जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लियर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बार बार वही बोल रहे हैं कि वीडियो के बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो जितने कम व्यूज़ आएंगे फिर हम लोग ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपसे बार बार बोल रहे हैं कि व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको डाउट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।